हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष पाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 फेडरलिज्म और उसका जो पूरा कंटेंट है वो कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो हमारा बाकी रह गया क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं वो बाकी रह गए हैं। तो आज हम लोग लेक्चर 4 में उसकी शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा टारगेट है वो है क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है, जो भी आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उन्हें हम डिटेल में बिल्कुल चर्चा कर करके जानेंगे कि उनका सही एग्जैक्ट आंसर क्या होता है और किस प्रकार से आप एग्जाम का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं और प्रेजेंट करके आप अच्छे से अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। ये हमें आज जानना है। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल में उन्होंने बोला लोकेट द फॉलोइंग स्टेट्स ऑन द ब्लैंक आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। अब उनमें कौन कौन से बताने हैं वो अभी हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, इन्होंने बोला है, सबसे पहले बोला है मणिपुर। ओके, तो देखो मणिपुर कहां पर है? मणिपुर यहां पर है, ये मणिपुर। तो यहां पर जो आपको दिख रहा है ना, ये है मणिपुर। ठीक है, यहां पर मिजोरम, यहां पर मणिपुर और ये नागालैंड। तो ये रहा मणिपुर। आप भी एक एम्प्टी मैप, ब्लैंक मैप लेकर के इसे फिल कर लीजिएगा जो आपको क्लियर हो जाएगा। ये रहा मणिपुर। उसके बाद है नेक्स्ट सिक्किम। तो सिक्किम देखिए ये जा रहा है बंगाल और बंगाल के ऊपर जो ये आपको नजर आ रहा है ये है सिक्किम। ओके, नेक्स्ट है फिर छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के लिए देखिए ये मध्य प्रदेश और ये छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो यहां पर हम लिख देते हैं छत्तीसगढ़। मैं आउटलाइन भी कर देता हूं जिससे कि आपको आसानी रहेगी। ये रहा छत्तीसगढ़। ओके, नेक्स्ट है गोवा, लास्ट एंड फाइनल, दैट इज द गोवा। तो गोवा कहां पर है? महाराष्ट्र के नीचे गोवा है। ये रहा गोवा, छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा कौन है? गोवा। ये रहा गोवा। तो चार पूछे थे इन्होंने, मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़, गोवा। मैं फिर से बता देता हूं, मणिपुर जो 7 सिस्टर स्टेट्स है हमारी, कौन कौन सी? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, ओके, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, मेघालय, मिजोरम, फिर मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा। ये जो 7 स्टेट्स है, 7 स्टेट्स है, उसमें से मणिपुर है, फिर सिक्किम यहाँ पर है, फिर छत्तीसगढ़ और लास्ट गोवा। तो ऐसे कर करके जो हमारे 4 स्टेट्स इन्होंने पूछे थे वो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एंड शेड 3 फेडरल कंट्रीज अदर देन इंडिया ऑन अ ब्लैंक आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो जो 3 कंट्रीज उन्होंने पूछी है जो फेडरल है वो बारे में बता देते हैं। तो इंडिया है, इंडिया के बारे में पूछा नहीं, उसके अलावा बोला तो एक पाकिस्तान ले लेते हैं। ठीक है, पाकिस्तान। ओके, फिर एक ऑस्ट्रेलिया ले लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया। फिर नेक्स्ट वन इज द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, हियर। तो यूएसए, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, ये जो तीनों कंट्रीज है ये क्या है? फेडरल कंट्री है। उन्होंने 3 पूछी थी, मैंने आपको तीनों ब्लैंक मैप पे फिल कर करके बता दिए। और भी वैसे काफ़ी फेडरल कंट्रीज है। ओके, तो आप उनसे किसी का भी फिल कर सकते हैं, पर मैंने 3 पूछा था, मैंने आपको 3 यहाँ पे शो कर दी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। पॉइंट आउट वन फीचर इन द प्रैक्टिस ऑफ द फेडरलिज्म इन इंडिया दैट इज सिमिलर टू एंड वन फीचर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ बेल्जियम। अब आपने चैप्टर 1 में बेल्जियम के बारे में पढ़ा होगा कि बेल्जियम की क्या स्टोरी रही है, और अब भी हम लोग पढ़ रहे हैं फेडरलिज्म। ओके, तो फेडरलिज्म ऐसा एक फीचर, ऐसी एक सिमिलरिटी जो इंडिया की और बेल्जियम की सिमिलर है। एक फीचर तो ये पूछा है। एक पूछा है कि डिफरेंस क्या है इंडिया के फेडरलिज्म में और बेल्जियम के फेडरलिज्म में, डिफरेंस क्या है ये। तो एक सिमिलरिटी बतानी है, एक डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले सिमिलरिटी को जानते हैं। कोई भी क्वेश्चन जब हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, उसे समझिए। अंडरस्टूड द क्वेश्चन। क्वेश्चन को एटलीस्ट आप लोग बोर्ड एग्जाम में भी 2 टाइम्स रीड करिएगा। 2 टाइम्स रीड करिए, अच्छे से पढ़िए। पॉइंट आउट वन फीचर द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया दैट इज सिमिलर एंड वन फीचर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम बेल्जियम। तो एक सिमिलर पूछा है और एक डिफरेंट पूछा है। एक पूछा है एक ही बताओ, ज्यादा इंटेलिजेंट बनने की हमें कोशिश मत करना, नहीं तो टीचर कभी कभार काट भी देता है। तो एक पूछा, आप एक उसे बता दीजिए। सिमिलरिटी बोथ कंट्रीज प्रैक्टिस होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। क्या बोला है? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन मॉडल इन विच स्टेट्स एंड यूनियन नॉट एंटर्ड थ्रू एग्रीमेंट। ये बात मैंने आपको बताई थी कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन और कमिंग टुगेदर फेडरेशन ये हिस्ट्री पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार से कंट्री कौन सा अडेप्ट करती है। अब जैसे इंडिया और बेल्जियम दोनों ने क्या करा? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। भैया हमारा कंट्री पहले से बना हुआ है, हमने जो स्टेट्स क्रिएट करे ना, हमने स्टेट्स क्रिएट करे हैं वो किस लिए करे हैं कि हमें क्या हो जाए, आसानी हो जाए, किसमें एडमिनिस्ट्रेशन करने में हमें क्या हो, आसानी हो जाए, इसलिए हमने स्टेट्स क्रिएट करे हैं। और ये होल्डिंग टुगेदर है। और कमिंग टुगेदर में क्या होता है? जैसे कि अमेरिका, कमिंग टुगेदर में कहा जाता है कि भैया तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, सब तुम मिल जाओ, फिर कमिंग टुगेदर, कम 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 और फिर टुगेदर, आओ आओ फिर हम साथ जुड़ जाए,
फिर हम क्या करेंगे, एक बड़ा यूनियन बनाएंगे। पर होल्डिंग टुगेदर में क्या है, बड़ा यूनियन है, हमने उसको स्टेट्स में डिवाइड करा है और यहाँ पे जो स्टेट्स हैं वो किसी एग्रीमेंट के तहत नहीं वैसे ही जुड़े हुए हैं। पर यहाँ कमिंग टुगेदर में क्या होते हैं, एग्रीमेंट से आते हैं कि भाई आपके जो कल्चर है, आपकी आइडेंटिटी उसे बनाए रखेगा, आपका कॉन्स्टिट्यूशन होगा, आपका लॉ प्रोसेस होगा, सब कुछ आपका होगा, अलग होगा। तो ये तो सिमिलरिटी है, ऐसे बेल्जियम में था, ऐसे इंडिया में। डिफरेंस क्या है, इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मोर पावर्स एज कंपेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट। बिल्कुल, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है, इंडिया में ज्यादा पावर है अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की तुलना में देखते हैं तो। व्हाइल इन बेल्जियम बोथ गवर्नमेंट हैज इक्वल पावर्स, पर बेल्जियम में अगर आप देखेंगे तो दोनों गवर्नमेंट्स के पास क्या है, इक्वल पावर है। और भी जैसे आप देखना चाहे तो कि बेल्जियम में तो 4 टाइप्स की गवर्नमेंट है, बेल्जियम में 4 टाइप्स की गवर्नमेंट है। हमारे इंडिया में ओनली 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हम लोग यूज करते हैं, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the main difference between a federal form of government and a unitary one? Oh, explain with an example। ऐसे इजी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए ना, मेरे बच्चे है ना बिल्कुल ऐसे पेपर कॉपी फाड़ करके आ जाएंगे, गजब, मतलब इजी डायरेक्ट, मतलब जो डायरेक्ट पढ़ाया आपको उस डायरेक्ट में से ही क्या है पूछ रहा है, बिल्कुल डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड उसने क्या है आंसर पूछा है कि फेडरल में और यूनिटरी में क्या बताना है, एक मेन डिफरेंस बताना है और एग्जाम्पल के साथ बताना। तो आ जाइए, under the unitary system either there is only one level of government or the sub units are subordinated to the central government, while in federal system 2 or more levels। okay, तो देखो अब यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, या तो 1 लेवल होगा, ठीक है, ओनली 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जिससे कि हम बात कर लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक ही लेवल होगा, वो कौन सा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट्स। और मान लो अगर हमने स्टेट गवर्नमेंट्स ले ली, और अगर मान लो हमने स्टेट गवर्नमेंट्स भी ली, तो वो क्या होगी, सबऑर्डिनेट होगी। सबऑर्डिनेट किसके सबऑर्डिनेट होगी, स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट होगी, मतलब उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की सभी बातें माननी पड़ेंगी। तो यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है कि या तो सिर्फ एक ही लेवल होगा, 2 शर्तें हैं, या तो एक लेवल हो, और अगर मान लो दूसरा लेवल भी है तो वो क्या होगा, उसके अधीन होगा, सबऑर्डिनेट होगा कि भाई आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की बात माननी पड़ेगी, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा वो आपको करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी ऑर्डर पास कर रहा है उसे फुलफिल करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी लॉ फॉर्म करेगा उसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप उसमें अपनी एडवाइस नहीं रख सकते। फॉर एग्जाम्पल, in India power is distributed between central and state government, but while China has single government। तो जैसे इंडिया में क्या है कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करा गया है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, तो क्यों, क्योंकि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। ओके, इंडिया क्या है, एक फेडरल कंट्री है, और जैसे चाइना वहां सिंगल गवर्नमेंट है तो चाइना इज अ यूनिटरी फॉर्म। चाइना का आप देख सकते हैं, उसके अलावा नॉर्थ कोरिया, बहुत से ऐसे देश हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या है, ओनली 1 गवर्नमेंट आपको देखने को मिलती है, दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन द लोकल गवर्नमेंट बिफोर एंड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1992। अब इसने क्या बोला, 2 डिफरेंस बताने हैं। कब, एक तो लोकल गवर्नमेंट बिफोर एंड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, चेंजेस। 1992 में, तो 1992 में क्या हुआ था, अमेंडमेंट करा गया था 73rd अमेंडमेंट एंड 74th अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट करा गया था, और उसके तहत क्या करा गया था, पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज की शुरुआत उसमें हमारे देश में करी गई थी। अब इसने पूछा है कि ये लोकल लेवल की गवर्नमेंट 92 से पहले क्या स्थिति थी और 92 के बाद क्या स्थिति थी, वो हमें जानना है। 2 differences between the local government before and after the constitutional amendment in 1992 following are following। ओके, तो अब देखते हैं वो कौन से। पहला, इलेक्शंस वर नॉट हेल्ड रेगुलरली बट आफ्टर द अमेंडमेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन वाज क्रिएटेड टू होल्ड द इलेक्शंस रेगुलरली। तो पहला तो क्या है कि इलेक्शंस वर नॉट हेल्ड रेगुलरली, इलेक्शंस क्या है, रेगुलरली हेल्ड नहीं होते थे, बट आफ्टर द अमेंडमेंट, अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ, स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया और होल्ड जो इलेक्शंस है रेगुलरली का मतलब है 5 years, हर 5 साल में क्या है इलेक्शंस होने लगे थे। पहले ये काम नहीं होता था। वैसे तो 1959 में ही राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से क्या है शुरुआत हो चुकी थी पंचायती राज की, बट वो इतना इफेक्टिव नहीं था। फिर बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके उसे बिल्कुल इफेक्टिव बना दिया गया कि सभी स्टेट्स ये काम करें। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, मार्जिनलाइज्ड वो कम्युनिटीज होती है जो बैकवर्ड रही हैं, जो पिछड़ी भी रही हैं, ठीक है, जिनको पहले समाज में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव हुआ हो। हैड नो प्रोविजन फॉर पावर शेयरिंग एट द लोकल लेवल, पहले पावर शेयरिंग के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं था।
एट द लोकल लेवल, बट आफ्टर द अमेंडमेंट, पर अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ, रिजर्व फ्यू सीट्स फॉर वुमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। पर अमेंडमेंट के बाद क्या कराया गया, कुछ फ्यू सीट्स किसके लिए रिजर्व करी गई, एससी, एसटी, ओबीसी और वुमेन्स के लिए। जैसे कि हमने देखा था 1/3 पे क्या है, वुमेन्स का होना जरूरी। इससे क्या हुआ है, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, एम्पावरमेंट हुआ है, वुमेन एम्पावरमेंट उससे हुआ है। तो दो डिफरेंसेस पूछे थे, हमने बता दिए। एक, पहले इलेक्शंस कंटिन्यूसली नहीं होते थे, रेगुलरली नहीं होते थे, अब होते हैं। और पहले कोई भी पावर शेयरिंग की प्रोविजन नहीं थी लोकल लेवल पर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए, पर अब 92 के बाद हो गई है। अब आता है फिल इन द ब्लैंक्स। सिंस द यूनाइटेड स्टेट इज अ डैश टाइप ऑफ फेडरेशन, ओके ऑल द कॉन्स्टिट्यूट स्टेट्स, मतलब जो स्टेट्स गवर्नमेंट है उनकी बात कर रहा, हैव इक्वल पावर एंड स्टेट्स आर स्ट्रॉन्ग वाइज द फेडरल गवर्नमेंट, ओके, बट इंडिया इज अ डैश टाइप ऑफ फेडरेशन एंड सम स्टेट्स हैव मोर पावर देन अदर्स। इन इंडिया द डैश गवर्नमेंट हैज मोर पावर्स, ओके। क्या बोला है, सिंस द यूनाइटेड स्टेट्स इज अ, तो यूनाइटेड स्टेट में कौन सा फेडरेशन का टाइप चलता है, कौन सा चलता है होल्डिंग टुगेदर, तो नहीं, होल्डिंग टुगेदर तो इंडिया में है। यहां पे कौन सा चलता है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। सिंस द यूएस इज अ कमिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन, ऑल द कॉन्स्टिट्यूटेड स्टेट्स हैव पावर एंड द स्टेट्स आर स्ट्रॉन्ग वाइज फेडरल गवर्नमेंट, ओके। इंडिया इज अ होल्डिंग फेडरेशन type of federation and some states have more power than others. In India the central government या यूनियन गवर्नमेंट, ओके, या कह सकते हो फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसे हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट। वो क्या होती है, ज्यादा पावरफुल होती है एज कंपेरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट। ये वाला भी हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, हियर आर 3 रिएक्शंस to the language policy followed in India. Give an argument and example to support any of this position. 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं जो भारत ने लैंग्वेज पॉलिसी अपना इंडिया ने उसके रिगार्डिंग, तो उससे हम किससे सेटिस्फाइड है उसके ऊपर में हमारा आर्ग्यूमेंट लिखना है। संगीता कहती द पॉलिसी ऑफ अकोमोडेशन हैज स्ट्रेंथ नेशनल यूनिटी। अकोमोडेशन मतलब एक तरीके से जो हमारी समझदारी है, समझौता हम लोग ये करके रखते हैं कि सभी भाषाएं, सभी डाइवर्सिटीज के हम लोग रेस्पेक्ट करेंगे, वो नेशनल यूनिटी को स्ट्रेंथ करता है, ठीक है, ओके। अरमान कहता है लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स हैव डिवाइडेड अस बाय मेकिंग एवरीवन कॉन्शियस ऑफ देयर लैंग्वेज। इनका ये कहना है कि क्या है, जो हमने लैंग्वेज के हिसाब से जो स्टेट्स क्रिएट कर रहे हैं उससे क्या होगा, सब अपनी लैंग्वेज के लिए क्या होंगे, ज्यादा कॉन्शियस होंगे और ये हमें डिवाइड कर देता है। तो अरमान की बात भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं सोचने लायक है, परंतु अभी नहीं। हरीश, this policy has only helped to consolidate the dominance of English over all other languages। तो हरीश का कहना है कि इंग्लिश को क्या है, डोमिनेंट बनाएगी, इंग्लिश क्या है सभी दूसरी लैंग्वेज पे क्या करेंगी, राज करेगी, जो कि गलत है। देखो अब सबसे सही आंसर क्या है, देखो ये बात ठीक है कि आप अपनी लैंग्वेज के लिए कॉन्शियस हो जाओगे और हो जाओगे, पर अगर मान लो हम कॉन्शियस ना होते, अगर हम ऐसा नहीं करते कि हम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाते, हम अगर लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज नहीं करते, 22 लैंग्वेजेस को स्टेट में रिकॉग्नाइज नहीं करते कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती थी। जैसे कि हमने श्रीलंका में देखा कि वहाँ पे सिविल वॉर होता है, पार्टीशन की डिमांड होती है, ये सब हो सकता था। तो ये बात किसी हद तक, और पूरा कमीशन बिठा करके, जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बिठाया गया था। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 में बनाया गया था और सरकार ने पहले पूरा क्या है डिटेल ली है कि अगर हम स्टेट को क्या है लैंग्वेज बेस पे क्रिएट करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, ज्यादा प्रॉब्लम होगी, या देश यूनाइट होगा तो वो यूनाइट ही होगा। तो इसलिए क्या है, इनकी बात थोड़ी सी अब भी नहीं सेट होती है, और ये तो बात बिल्कुल ही गलत है। इंग्लिश जो हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं। हमने इंग्लिश को कभी भी अपने देश की भाषा के रूप में लिया ही नहीं है। और आप इस बात को जानकर के बहुत हैरान रहेंगे कि जो हमारे 22 भाषा है, 22 लैंग्वेजेस को शेड्यूल करा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उनमें से इंग्लिश नहीं है। तो इंग्लिश हम इंटरनेशनल लैंग्वेज की तरह से रखते हैं। तो स्टेटमेंट बाय संगीता इज करेक्ट, ओके श्योर। द पॉलिसी ऑफ अकोमोडेशन इज स्ट्रेंथ द नेशनल यूनिटी बिकॉज रिकॉग्निशन ऑफ एनी लैंग्वेजेस एज ऑफिशियल लैंग्वेज लीड्स टू सिविल वॉर लाइक इन श्रीलंका। तो सिविल वॉर के कारण में रह सकते थे, जैसे कि श्रीलंका में होगा। द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ अ फेडरल गवर्नमेंट इज,
नेशनल गवर्नमेंट गिव्स, देखो अब यहाँ पर क्या है, एमसीक्यूज है आपके लिए, ओके, ABCD में से आपको एक टिक करना है, जय माता दी। ओके, नेशनल गवर्नमेंट गिव्स सम पावर टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ पावर दे देती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। फीचर फेडरल गवर्नमेंट के बारे में जानने हैं, ओके, ये कहना चाहता है कि नेशनल गवर्नमेंट ने क्या है, कुछ पावर दे दी किसको, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और पावर क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये वाला तो गलत है, ये वाला तो गलत है, ये तो हम लोग किस में पढ़ते हैं, ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट में पढ़ते हैं, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, ओके। और अब भी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स के बारे में चैप्टर है, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये तो अभी बिल्कुल एग्जैक्टली गलत है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। और जो फेडरलिज्म है वो किसके बारे में है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, तो ये गलत है। इलेक्टेड ऑफिशियल एक्सरसाइज सुप्रीम पावर इन द गवर्नमेंट, जो इलेक्टेड ऑफिशियल है वो एक्सरसाइज करते हैं सुप्रीम पावर को। गवर्नमेंट पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंटल पावर है वो क्या है, डिवाइडेड हो जाती है डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप फेडरलिज्म की ट्रू डेफिनेशन देखेंगे, ये भी सही है, ओके, नेशनल गवर्नमेंट अपने कुछ पावर्स दे रही है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, बिल्कुल ठीक है। ये तो जैसे मैंने आपको कह दिया गलत है, इलेक्टेड ऑफिशियल ही एक्सरसाइज करेंगे सुप्रीम पावर को, ये बात भी ठीक है, पर कौन करती है, मेन तो कौन है, पब्लिक है, क्योंकि वी आर इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी है तो पब्लिक सुप्रीम है। कभी भी जब भी एमसीक्यूज आते हैं तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हमें लिखना होता है। और फेडरलिज्म की जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि डिस्ट्रीब्यूट द पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, और फाइनल में यही बात बोली गई, डिवाइड द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो डिफरेंट लेवल्स है गवर्नमेंट की, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, तो इसका जो सही आंसर होगा दैट इज द डी। Few subjects in the various list of the Indian Constitution are given here. Group them under the union, state, concurrent list as provided in the table below. अब देखो आपको इनमें से फिल करना है कि कौन सा स्टेट लिस्ट में आएगा, कौन सा कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा और कौन सा यूनियन लिस्ट में आएगा। तो चलो एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले भैया डिफेंस, तो डिफेंस मामला उड़ाने का है, ठीक है, दुश्मनों को उड़ाने का है, तो डिफेंस यूनियन को दे दिया। पुलिस का मामला ठीक है, जो घर के अंदर बैठे चोर हैं उनको उड़ाने का मामला राज्य को दे दो। एग्रीकल्चर कृषि का मामला भी किसका है, स्टेट लिस्ट का है। एजुकेशन कॉन्करेंट में है, दोनों कानून बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं, पर अगर किसी प्रकार का डिस्प्यूट होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का माना जाएगा। बैंकिंग यूनियन गवर्नमेंट का रहेगा, यूनियन लिस्ट में आ जाएगा। फॉरेस्ट कॉन्करेंट लिस्ट में है। कम्युनिकेशन यूनियन लिस्ट में है, ओके। ट्रेड स्टेट लिस्ट में है। और मैरिज किस में है, मैरिज किस में है विद्यार्थियों, शादी किस में होती है, शादी किस में होगी, कॉन्करेंट में होगी, ओके। तो ये है, तो इस प्रकार से जो भी आपको लिस्ट जब वहां पे मिले तो यूनियन के सामने आप ये वाले टॉपिक पढ़ देना, डिफेंस, बैंकिंग एंड द कम्युनिकेशन, फिर स्टेट के सामने लगा देना, और फिर एक लिस्ट कंकरेंट की बना करके ये ऐसे आप तीनों फिल कर देना, ओके। Examine the following pairs, the give level of government in India and the powers of the government at the level to make law on the subject mentioned against each. Which of the following pair is not correctly matched? देखिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। नॉट करेक्टली मैच्ड, आपको मैच द फॉलोइंग नहीं करना, सिर्फ ये देखना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट, हाँ ये सही है। सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट, ये भी सही है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कॉन्करेंट लिस्ट, ये भी सही है, क्योंकि एक बार तो कानून बनाने को दोनों का अधिकार है। लोकल गवर्नमेंट रेजिड्यूरी पावर, ये गलत है। क्यों गलत है? रेजिड्यूरी पावर भी किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेंगी। लोकल गवर्नमेंट के लिए कोई लिस्ट हमने नहीं बनाई कॉन्स्टिट्यूशन में, बस उनको कुछ जो काम है वो बता रखे, वो यूनियन लिस्ट, स्टेट या कंकरेंट लिस्ट में नहीं है। नेक्स्ट आता है मैच लिस्ट 1। अब देखो ये मैच द फॉलोइंग है विथ लिस्ट 2, सिलेक्टेड द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। जो आपको कोड दिए हुए होंगे वो देखिएगा। यूनियन ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर, तो सबसे पहले तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये मैंने बना दिया। यूनियन ऑफ इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल सही है, ए। स्टेट में कौन होता है? स्टेट में गवर्नर होगा तो सी, ओके। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कौन होगा? मेयर होगा तो डी, और ग्राम पंचायत में कौन होगा? सरपंच। तो आपको ये वाला जब ऑप्शन मिले कि ए, सी, डी और बी, इस वाले को आपको क्या कर देना है? सही करेक्ट टिक कर देना है, और आपको पूरे के पूरे मार्क्स ले लेने हैं।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनको कंसिडर करना है। इन अ फेडरेशन द पावर ऑफ द फेडरल एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट आर क्लियरली डिमार्केटेड। बिल्कुल सही बात है, जब फेडरेशन होता है वहां पे जो पावर्स है फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की क्लियरली डिमार्केटेड का मतलब है सही से बताई हुई होती, क्लियरली बताया हुआ, तो बिल्कुल सही बात है। India is a federation because the powers of the union and the state government are specified in the constitution and their exclusive jurisdiction on their respective सब्जेक्ट्स। बिल्कुल स्पेसिफाई कर रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बात भी सही है। और एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन मतलब उनका एरिया, उन्हें क्या क्या काम करना है ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में बता रखा है। जैसे कि 3 लिस्ट बना रखी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। श्रीलंका इज अ फेडरेशन बिकॉज द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू प्रोविंस। नो नो नो, दैट्स रॉन्ग। श्रीलंका प्रोविंस, श्रीलंका फेडरेशन में नहीं है, वो प्रोविंस नहीं है, वहां पे प्रोविंसेस को कोई अधिकार नहीं। इंडिया इज नो लॉन्गर अ फेडरेशन बिकॉज सम पावर्स ऑफ द स्टेट्स हैव बीन डिसॉल्व्ड टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। और अब ये कह रहे हैं कि इंडिया लंबे समय तक फेडरेशन नहीं है क्योंकि उन्होंने जो कुछ पावर्स है किसको दे दिए हैं, लोकल गवर्नमेंट है उनको दे दिए हैं। तो फेडरेशन का मतलब ये होता है 2 और मोर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो हमने तीसरे लेवल को दिए हैं, बल्कि उन्होंने तो हमारी डेमोक्रेसी को ज्यादा स्ट्रेंथ करा है, मजबूत करा है। तो ये बात इसलिए सही नहीं है कि इंडिया नो लॉन्गर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर गिवन अबाउट करेक्ट। तो ये वाला गलत है, ये वाला भी गलत है। अब इन्होंने बोला है कि सही कौन सा है, तो फर्स्ट और सेकंड। इंडिया ने बोला है फेडरेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी स्टेट गवर्नमेंट्स आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ देयर रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स। तो इसमें जो सही है वो कौन सा है, ए और बी, ये दोनों ही सही है। ओके, तो इसी के साथ क्या है, जो हमारा लेक्चर और चैप्टर दोनों के दोनों पूरे कंप्लीट होते हैं। चैप्टर 2 जो फेडरलिज्म है वो भी अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपको मिलूंगा। थैंक यू सो मच।